गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को गुरुग्राम रिफंड केस जो है वो बहुत अच्छे से पता होगा और उसके अंदर जो बेल एप्लीकेशंस दी गई थी टू फेलो मेंबर्स के अगेंस्ट, वहां पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। और जो रिजेक्शन का सेशन कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को पढ़ना एडवोकेट्स, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो जीएसटी या इनकम टैक्स या किसी भी ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट्स का या अपने फेलो पार्टनर्स का, मेंबर्स का आईडी पासवर्ड शेयर करना, ओटीपीज वगैरह शेयर करना, वो अक्सर किया जाता है। तो यहाँ पर इस जजमेंट के बाद आपको जो सावधानी लेनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हुआ वो तो बिल्कुल गलत है, जो हुआ वो तो गलत है ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना बड़ा अमाउंट बिना डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट के हो जाए, लेकिन वहां पर जो भी प्रोटेस्ट्स वगैरह हो रहे हैं वो अपनी जगह वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन उससे एक कदम आगे चल के आपको इस जजमेंट को पढ़ के कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जो हम लोग करते हैं ओटीपीज वगैरह, वो किस तरीके से आगे चल के आपको परेशानी में डाल सकता है। सेक्शन 132 का हवाला दिया गया है, वो भी देखेंगे। और जो जजमेंट दिया गया है, जो डिसीजन दिया गया है, 2 जून को फिर से हियरिंग होनी है, लेकिन फिलहाल उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। किस ग्राउंड पे, कोर्ट्स की क्या थिंकिंग है देखिए। इश्यू इन्वॉल्व कंसिडरिंग द सीरियसनेस एंड द नेचर ऑफ ऑफेंस, क्योंकि अमाउंट तो बड़ा है नो डाउट, एलिजिडली कमिटेड बाय द एप्लीकेंट और द अक्यूज्ड, जो मेन अक्यूज्ड हैं जिनके ऊपर ये एक्शन लिया गया, this court is not inclined to grant concession of bail to the applicant or the accused। यानी कि कोर्ट ने बिल्कुल खारिज ये कर दिया है कि हमें अभी बेल एप्लीकेशन पे ग्रांट कंसेशन यानी कि उस पे कोई रिलीफ देने की बात नहीं है। अकॉर्डिंगली द instant bail application moved by the applicant stands dismissed। यानी कि वो जो बेल एप्लीकेशन है उसे यहाँ पर डिसमिस करने की बात जो है वो करी जा रही है। तो अब जो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस है वो देखिए क्या दिया है सेशन को। द एप्लीकेंट प्रेड फॉर रेगुलर बेल, यहाँ पर बेल की बात करी गई। द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट हैज बीन अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिस कर रहे थे सिंस पास्ट 6 ईयर्स। 6 ईयर्स से वो प्रैक्टिस कर रहे थे एंड ही हैज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड विद द एलिगेशन, जिनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। ये तो बिल्कुल सही है, ये आरोप बिल्कुल गलत है कि सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही करी। द को अक्यूज्ड had shared UDIN number, ID and password, and the same has been misused by the co-accused। यानी कि उन्होंने अपना आईडी, अपना पासवर्ड और अपना यूडिन, जो कि सीए सर्टिफिकेट पे लगता है कई केसेस में, रिफंड के केसेस में आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स लगाने होते हैं, उन पे यूडिन देना मैंडेटरी होता है, जिसके लिए यहाँ पर आईडी पासवर्ड वगैरह शेयर किए गए एक दूसरे को। द एप्लीकेंट इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ सिंगल रुपी। यहाँ पर पैसे की 1 रुपए की भी बात नहीं है कि उन्होंने 1 रुपए का भी घोटाला करा हो। अक्यूजन क्या है, एलिगेशन क्या है कि उन्होंने एक रिफंड अप्लाई किया और रिफंड अप्लाई करने के लिए जो यूडिन नंबर, सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं और उसे जनरेट करने के लिए जो आईडी पासवर्ड लगता है, उन सारी क्रेडेंशियल्स को शेयर किया। इट इज एलिज्ड दैट द एप्लीकेंट इज इन्वॉल्व्ड in causing a loss to the government exchequer to the tune of approx 8 crores rupees and thus has committed offence under section 132(1) clause I। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है कि आपने आईडी, पासवर्ड, ओटीपी वगैरह जो अपनी ईमेल आईडी में मंगवाने की हैबिट बना रखी है वो कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर 132(1) क्लॉज आई के साथ साथ इन्होंने बोला है कि सेम सेक्शन का जो क्लॉज बी, सी, ई और एफ है वो पढ़ लीजिए। एंड हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फोर्ज्ड सर्टिफिकेट।
सर्टिफिकेट्स को ही चैलेंज कर दिया गया फॉर बोगस एंड नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज टू क्लेम अ जीएसटी रिफंड एंड देयर बाय कॉजिंग लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर। यानी कि सर्टिफिकेशन पे सवाल जो है वो उठाया गया है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द एप्लीकेंट इज इन्वॉल्व्ड इन कॉजिंग अ लॉस टू द गवर्नमेंट एंड thus has committed offense। और इसी सारे ग्राउंड पे जो यहाँ पर बेल एप्लीकेशन है उसे डिसमिस किया गया। जो कंपनी है या नहीं है वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सेक्शन 132 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, उसके अंदर क्लॉज आई क्या है, पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके लिए पनिशमेंट क्या प्रेस्क्राइब्ड है, whoever commits or causes to commit and retain the benefits। अब यहां पर देखिए, जिसने गलती करी, अगर आपने डायरेक्टली गलती नहीं करी है लेकिन आप सूत्रधार बने हैं उस गलती के, या फिर आपने उन गलतियों को करने के बाद या सूत्रधार बनने के बाद कोई बेनिफिट रिटेन किया है, तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा। तो ये जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ उसमें पहले टेक्निकल बेसिस पे कि क्या ये जांच हुई कि जो फेलो मेंबर है जिन्होंने, चलो मान लेते हैं कि कोई गलती करी, तो क्या उसके बाद उन्होंने कोई बेनिफिट लिया है, इसका क्या कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट लिया हो जो कि अप्रोप्रिएट अमाउंट है, कंसिडरिंग कि अमाउंट बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। तो रिटेनिंग ऑफ द बेनिफिट जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रिटेनिंग द बेनिफिट्स वाली चीजें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आई। अब यहां पे जो मेन मुद्दा है वो है क्लॉज 1 के बाद जो आई इनका पॉइंट है वो क्या है, रिसीव्स और इन एनी वे कंसर्न्ड विद द सप्लाई ऑफ और इन एनी अदर मैनर डील्स विद एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज which he knows or has reasons to believe are in contravention of any of the provisions of this act or the rules made thereunder। यानी कि जिन्होंने भी गलती करी या गलती करवाई और जिससे बेनिफिट लिया, और वो गलती किस तरीके की है, वो गलती जो आई के अंदर क्लॉज में दी हुई है कि आपने कोई ऐसा सर्विस लिया या फिर आपने कोई ऐसा सर्विस दिया या आप उस प्रोविजन ऑफ सर्विस से जुड़े हुए हैं जिसमें आपको पता है कि जो चीजें करी जा रही हैं वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ नहीं है, तो सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई जो है आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब आप समझिए, आप किसी का एक रिटर्न फाइल करते हैं, उस रिटर्न फाइलिंग के अंदर आप ओटीपी लेते हैं, ओटीपी मांगते हैं या अपने ईमेल आईडी पे ओटीपी जो है वो मंगवा लेते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि 300 रुपए में रिटर्न फाइल हो रही है, 500 रुपए में रिटर्न फाइल हो रही है। अरे भैया, 300 रुपए में रिटर्न फाइल हो रही है, 500 रुपए में रिटर्न फाइल हो रही है, क्या वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट है या नहीं, इसको कौन चेक करेगा? आप देख लीजिए, यहां क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपने कोई ऐसी सर्विस दी है जो कि इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स जो है वो कॉन्ट्रावेन कर रहा है, तो आप कल को ये नहीं कह सकते कि क्लाइंट ने हमें ये डेटा दिया था। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो आपको जो डेटा आ रहा है उसे एज पर प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी सारी चीजों को लेकर के समझना, देखना पड़ेगा, तभी चल के आगे आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल नहीं काम कर रहे, एज अ रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अकाउंटेंट्स जो हैं वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप अपनी मेहनत का पैसा मांगिए, आप सस्ते के चक्कर में अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। आगे चल के ये चीजें हो सकता है रिटर्न फाइलिंग के लिए ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चीजें बड़े लेवल पे होंगी तो परेशानी आपको आ सकती है। और इसके लिए जो सजा है वो क्या है, शैल बी पनिशेबल इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड or the amount of input tax credit wrongly availed or utilized or the amount of refund
wrongly taken exceeds 500 lakh rupees, यानी कि यहां पर जो अमाउंट है इस थ्रेशहोल्ड के ऊपर चला गया तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 5 साल। तो बहुत बड़ा यहां पर आपको समस्या जो है वो दिया जा सकता है। 5 साल काफी बड़ा समय होता है। अगर वो अमाउंट 500 लाख रुपीस से कम है लेकिन 200 लाख रुपीस से ज्यादा है तो जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स विथ फाइन रखी गई है। उसके बाद जो अमाउंट है वो फिर से 100 लाख रुपीस और 200 लाख रुपीस के बीच में है। तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल विथ फाइन तक किया जा सकता है। और अगर किसी में भी फॉल नहीं करता है तो 6 मंथ्स की मिनिमम पेनल्टी जो है इम्प्रिजनमेंट के रूप में आपको दी जा सकती है। तो अब आपको जो ओटीपी, आईडी, पासवर्ड, जो रिटर्न सस्ते में फाइल करने वाली बात होती है कि 1000 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए मजाक चल रखा है यहाँ पर जीएसटी रिटर्न्स को लेकर के, आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइए। आप लोगों के ऊपर परेशानी बिल्कुल आ सकती है अगर आपने ये आदत नहीं छोड़ी। कल को डिपार्टमेंट ये कह दे कि आपने रिटर्न भरी है, आपने ओटीपी डाल करके वेरीफाई करा है, तो परेशानी आपको आ सकती है क्योंकि आपने क्लाइंट का डेटा जो है आपको पता होते हुए भी कि ये गलत है, आपने रिटर्न में फीड किया है जिससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान जो है वो हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अपनी कीमत को समझिए, अपने काम के पैसे लीजिए और अच्छी तरीके से सारी चीजों को प्रॉपरली डिस्क्लोज कीजिए। अगर कोई इंटेंशनल गलती नहीं हो रही है तो देन एंड देयर रिकंसिलिएशन और अगले महीने सारी चीजों को ठीक कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब आपको किस तरीके से आगे चल के प्रोफेशनली काम करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।